शब्बीर ने कहना में एक ऐसे शख्स को देखा है जो अपनी घरेलू जिंदगी से मुतमईन नहीं था। 3 बेटियों और एक बेटे के इस बाप का ख्याल था कि उसकी शादी गलत औरत से हो गई थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि दिलावर को उसकी बीवी नाश्ता दे रही थी कि इस दौरान दिलावर की साली भी वहां आ गई। मैंने कहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तो मैं किसके साथ जाऊंगी कॉलेज? किसी के साथ चले जाओ, मेरी वजह से। नहीं, आप ही छोड़कर आएंगे मुझे कॉलेज। अरे लड़की, तुमने क्या सुबह से शोर मचा के रखा हुआ है? कब से कह रही हूँ दिलावर भाई को कि मुझे कॉलेज छोड़कर आ जाए, लेकिन सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। बात सुनो, मैंने पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया हुआ। अपने बाप से कहो कि तुम्हारे लिए गाड़ी लेके दे। अरे अरे, ये क्या हर वक्त आप मेरे घर वालों के पीछे पड़े रहते हैं? क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? नहीं लेके जाना तो साफ मना कर दो। और किरण, तुम भी कितनी ढीठ हो, इनके पीछे पड़ी हो। जाओ बाहर जाओ, बहुत रक्षे खड़े हैं, कोई भी रक्षा ले जाओ। हाँ हाँ जाओ, मेरी जान छोड़ दो। पता नहीं किस खानदान से पाला पड़ गया। ठीक है, अब नहीं कहूंगी। अपना रिक्शा अपने पास रखें। देख रही हो इसकी जबान कैसी चल रही है। अच्छा चल, तैयार हो जा, आखिरी मर्तबा छोड़ देता हूँ आज। अरे वाह, देखिए बाजी, दुल्हा भाई कितने अच्छे हैं। तुम दोनों ना ड्रामेबाज हो, दफा हो जाओ यहाँ से। दिलावर की साली किरण अपनी बहन के डांटने पर चली गई और थोड़ी देर में कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर वापस आ गई। बाजी, दुल्हा भाई कहाँ है? वो बाहर रक्षा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ जाकर धक्का लगाओ उनके साथ। अरे भाई, मैं क्यों धक्का लगाऊंगी? जल्दी कर लें दिलावर भाई। अरे हाँ, बस हो गया, तू बैठ। वैसे दिलावर भाई, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। क्यों? अब तुमसे मैं हंस के बात करता रहूं ताकि तुम्हारी बहन को किसी वक्त भी शक हो जाए कि मेरा तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। चल तो रहा है। अच्छा तो चलाती रहो चक्कर, मुझे तो सिर्फ रिक्शा चलाना आता है बस। आप ना बहुत बोले हैं दिलावर भाई। अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि कॉलेज बंद है खुला? आज तो कॉलेज बंद है। तो फिर ये कि मेरा दिल चाह रहा था आपके साथ सफर करने का, तो आप मुझे वो बड़ा वाला पार्क दिखा के ले आए ना, मैंने देखा भी नहीं है। दिलावर ने 1 मिनट के लिए रक्षा रोक दिया और नीचे उतरकर अपनी साली को आंखें दिखाने लगा। अच्छा, तो तुम झूठ भी बोल लेती हो। अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। तो आने दे, मैं तो चाहती ही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये बात तो आप भी जानते हैं कि आपकी शादी गलत हुई है। तो क्या तुमसे शादी होनी चाहिए थी मेरी? हो सकती थी, मगर अच्छा हुआ कि नहीं हुई। ऐसी क्या खराबी है मुझ में? अरे आप ना रिक्शा चलाएं, आप बहुत भूलें और जिंदगी में ना थोड़ी तेजी पैदा करें। ठीक है, चला रहा हूँ रिक्शा, अब रोकना मत मुझे तुम। हाँ हाँ। कहना के रिहायशी दिलावर की 8 बरस पहले शादी हुई थी। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। शादी के कुछ अरसे के बाद ही उसने अपनी बीवी की छोटी बहन में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात इंतहाई खराब हुए थे। एक दिन दिलावर की बीवी अपनी एक बेटी की उंगली थामे घर में दाखिल हुई तो ये देखकर ठिठक गई कि उसकी बहन और शौहर घर में मौजूद थे। इनके अलावा घर में कोई नहीं था। ये मंजर देखकर दिलावर की बीवी का माथा ठनक गया और उसने इंतहाई रूखे अंदाज में सवाल कर दिया, बच्चे कहाँ हैं? घर गए हैं अम्मी के पास। कैसे? कौन छोड़कर आया उन्हें? दिलावर भाई छोड़कर आए। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज कॉलेज जाने का। तुम भी रक्षा लेकर नहीं गए आज? मैं कैसे लेके जाता? ये आ गई थी, बताओ तुम ही। अब ये रोज रोज कॉलेज की छुट्टी करती है, हमारे लिए भी अजाब बनी हुई है। किरण, तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो।
दिलावर की बीवी अपनी छोटी बहन को एक तरफ ले गई तो दिलावर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे घर पे? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ आना छोड़ देती हूँ। बेहतर यही है तुम अपना सामान उठाओ और घर चली जाओ। मैं आज के बाद अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी यहाँ, मरते दम तक। ज्यादा तमाशा मत लगाओ, लोगों को मत सुनाओ, जाओ यहाँ से। शोर मैं नहीं मचा रही, आप मचा रही हैं, तमाशा कर रही हैं। क्या बात है, तुम लोगों ने शोर क्यों मचाया हुआ है? कुछ नहीं, हम दोनों का आपस का मसला, बहनों का। आप जाएं से घर छोड़ आए। मैं नहीं छोड़ रहा, मैं इसका नौकर नहीं हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं आज के बाद अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी यहाँ, मरते दम तक। ज्यादा तमाशा मत लगाओ, लोगों को मत सुनाओ, जाओ यहाँ से। शोर मैं नहीं मचा रही, आप मचा रही हैं, तमाशा कर रही हैं। क्या बात है, तुम लोगों ने शोर क्यों मचाया हुआ है? कुछ नहीं, हम दोनों का आपस का मसला, बहनों का। आप जाएं से घर छोड़ आए। मैं नहीं छोड़ रहा, मैं इसका नौकर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, सुन लिया, खुद चली जाऊंगी, मोहताज नहीं हूँ किसी की। किरण चली गई तो दिलावर ने झूठ मूठ एक्टिंग शुरू कर दी। इसके बारे में कुछ और सोचो, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता, अपना भी वक्त बर्बाद करती है और हमारा भी। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा ख्याल है आपको उसका। क्या हो गया तुम्हें, मुझ पर तंज क्यों कर रही होगी? अच्छा छोड़े, जाएं, जाके अम्मा के घर से बच्चों को लेकर आए, और अभी वो रास्ते में होगी, जाते जाते उसे भी छोड़ दें। क्या मुसीबत है यार, जाता हूँ। दिलावर रक्षा लेकर निकला और फिर पैदल चलती किरण के पीछे पहुंचकर हॉर्न देने लगा। किरण ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। दिलावर के इशारे पर मुस्कुराती हुई रक्षे में बैठ गई। बैठ जा भाई। वैसे दिलावर भाई, बाजी को यकीन हो चुका है कि आपको नहीं मालूम क्या? देख, जैसा तू सोच रही है ना, वैसा मुमकिन नहीं है। बस हमारी दोस्ती है, यही काफी है बस। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप मुझे घर छोड़। क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बस आप मुझे घर छोड़। अच्छा बाबा, अच्छा, छोड़ देता हूँ तुझे घर में। दिलावर किरण को उसके घर के बाहर छोड़कर पलटा और फिर अपने जवान भतीजे के घर पहुंच गया। अबे आजा भाई। अरे आ गया चाचा। अरे आप सुबह सुबह। अबे क्या करूं यार, हालात ही इतने खराब हो गए। चाचा तुम्हारी भी तो हरकतें कुछ कम नहीं है यार, बड़ा बदतमीज हो गया तू। चल बैठ रिक्शे में, बात करते हैं तुझसे। हुआ क्या है? यार वो पता चल गया मेरे और किरण के चक्कर का। फिर क्या, हंगामा मचा रखा है, तलाक मांग रही है मुझसे। दे दो, अच्छा है तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। अरे यार, किरण से पहली शादी हो जाती ना तो अच्छा होता। अब नहीं हो सकता कुछ। कुछ करना यार, कैसा है तू यार? एक काम कर, उसको शूट करवा दे। अबे चाचा यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई चिड़िया का बच्चा हो गया। पागल हो गए हो यार। 50,000 रुपए दूंगा, कोई डकैती का बहाना बनवा और उसको मरवा दे। अरे चाचा, सुबह सुबह के पागल हो गए हो? मैं ये नहीं कर सकता यार। अरे चलो नाश्ता करते हैं, होटल चलते हैं। बैठ। शबीर को मालूम हुआ कि दिलावर के भतीजे ने रकम की लालच में दिलावर की बीवी को रास्ते में खामोशी से गोली मार दी थी, जिससे न सिर्फ दिलावर की बीवी बल्कि एक बच्ची भी हलाक हो गई थी। ये अंधा कत्ल एक मुअम्मा बना रहा, लेकिन पुलिस ने चचा भतीजे को गिरफ्तार करके सच उगलवा लिया था।
मेरी बेटी बस मिलन गई, ठीक ठाक सही सलामत, इंसाफ चाहिए, हर कीमत पे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी बेगुनाह है, मैंने चंगी भली में अपनी बेटी घर तो भेजी, मैंने मेरी बेटी बड़ी नेक बेटी, हमारी बच्ची कत्ल करी गई है, हम लोग इंसाफ चाहवे, वजीर आला नोटिस लेवे, मेरी बच्ची को इंसाफ देवे, मेरी दो तुझे बच्ची मारी हो। उन्होंने रक्षा रोकने का बोला, मैंने रक्षा रोक दिया। उन लोगों ने बोला जो आपके पास है वो हमें दे दो। अच्छा। मेरे पास तकरीबन 18,000 रुपए थे, मैंने उनको निकाल के दे दिए। उसके बाद उसने मेरी बीवी की बालियाँ मांगी, उसने उतार ही रही थी, पता नहीं उसने ली या वो उधर रस्ते में गिर गई। इतनी देर में उसने गोली चला दी। हम घर से आ रहे थे तो उन लोगों ने पीछे से गोली मार कर हमें रोका था और फिर मेरे पापा ने इसका रोक दिया था और उन लोगों ने मेरे पापा से पैसे भी ले लिए थे, मेरी मम्मा की बारियाँ भी ले ली थी और फिर मेरी मम्मा को गोली मारी थी। मैं थी और मेरा एक ये भाई था, हम 3 बहनें थी और ये भाई था, मम्मा थी और मेरा पापा था। ये अपने ससुराल से आ रहा था अपने बच्चों के साथ रक्शे में, तो ये रास्ते में डाकुओं ने रोका है, रोक के और इनसे जो हाथी नकदी थी वो भी ले लिए और जो बालियाँ वगैरह थी वो भी लिए लेके और मेरी भाभी और बच्ची को फायर लगा मारे हैं। और हमारा वजीर आला से और वजीर आला पंजाब से हमारा ये है कि हमारा इंसाफ दिया जाए। उस दिन शब्बीर मकतूला के घर पहुंचा तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। हम लोग मौका मुलादा किया, मौके में हमने एविडेंस इकट्ठी करनी शुरू की तो हमें कोई कैमरे के क्लू मिलने शुरू हुए, लेकिन क्योंकि दिन के टाइम फिर हमने उसके बाद सारी वर्किंग शुरू की, जहाँ से ये निकला वहाँ उस रोड से जो आगे गया उस रोड से हमने कैमरे चेक किए तो हमें एक चीज़ नज़र उसमें आना शुरू होगी कि ये जो बयान 2 बंदे कह रहा है ये एक बंदा है। हमने उसी चीज़ को फोकस करते हुए इसके मोबाइल की हमने CDR हासिल की, दिलावर की मैंने, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो उस दिन 14 तारीख का क्योंकि वाक़या था और 14 तारीख की उसकी 3 कॉलें जो 1 पेज में आती हैं, 2 उसकी मिस कॉलें थी और एक 20 सेकंड की कॉल इस दिलावर ने उस रिंग बैक एक नंबर को की। उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि इस नंबर पे हम वर्किंग करेंगे। उसकी CDR हासिल करने के बाद जो हमने B पार्टी इसके साथ अटैच की उसकी भी मैंने भी CDR निकलवाई। उस CDR का मुलादा किया तो उसने लास्ट कॉल के बाद फ़ोन अपना ऑफ कर दिया। हमें इस चीज़ की थोड़ी सी तशवीश होना शुरू होगी। फिर उसी नंबर की हमने एक हिस्ट्री होती है कि ये किसके नाम की सिम है, वो बंदा हमने ट्रेस किया, वो उसका यूज़र नहीं था। यूज़र आगे निकला एक ज़िशान नाम का, उसको ट्रेस किया, उसने उठाया, उसने कहा जी मेरा फ़ोन नुमान ने उस दिन लेके यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमने नुमान को टारगेट रख दिया, ज़िशान को हम ले आए। जब उसके बाद ज़िशान के बाद नुमान आया तो नुमान को भी हमने ट्रेस किया और पकड़ा और ला के उससे तफ्तीश की। शब्बीर ने काहिना में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और मुजरिमों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। सर मैं अपनी साली से शादी करना चाहता था, उससे मैंने 1-2 बार कहा कि हम भाग के शादी कर लें, वो इस बात पर रजामंद नहीं थी कि हम भाग के शादी करेंगे। उसने कहा इसको रास्ते से हटा दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपने इस भतीजे से बात की, उसने बोला कि यानी कि मैंने पिस्टल लेना है, एक इसको पिस्टल के लिए मैंने पैसे दिए, 50,000 रुपये मेरे इससे मुके थे। मैं जब यानी कि अपने ससुराल से वापस आ रहा था तो उसके बाद यानी कि मैंने लिलियानी आकर इसको फ़ोन किया, वहाँ से इसने बोला ठीक है तुम आ जाओ, मैं आगे खड़ा हूँ। वहाँ पर मैं आया हूँ, उसने यानी कि चोरी की वारदात हमने दिखानी थी, तो वहाँ पर इसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इसको पैसे दे दिए। उसके बाद इसने यानी कि पिस्टल से पीछे दिखाकर वो बालियाँ जो थी वो मांगी, तो मैंने इसको इशारा किया हाथ से कि गोली चला दो, इसने उसी टाइम पर गोली चला दी। बेटी को कत्ल करने का बीच में कोई वो नहीं था, एक ही गोली चलाई, वो पहले बीवी को लगी, उसके बाद साथ बेटी बैठी हुई थी उसको लग गई, वही एक गोली। सर पहले दिन जब ये वक़ूआ हुआ ना, उससे तकरीबन 10-12 दिन पहले की बात है, 8-7 दिन की बात है, तो इसने ये आया मेरे पास और मुझे कहने लगा कि मुझे पिस्टल लेकर आए हो या नहीं। आपसे मैंने कहा था पिस्टल का, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं बने तो मैं नहीं लेकर आया। तो इसने कहा ये लो 15,000 रुपये ले लो और यानी कि पिस्टल ले आओ और वो काम आज करना है। और सर जिस दिन ये वक़ूआ हो उस दिन इसने यानी कि मुझे लिलियानी आकर फ़ोन किया था, मैं यहाँ से घर से अपने निकला हूँ, लिलियानी जाकर मैंने वहाँ फायर मार दिया। इससे मैंने पहले कहा था पैसे दो, इसने पैसे दिए और बाद में इसने इशारा किया कि मार दो, तो मैंने यानी कि बटन दबा दिया और एक ही गोली चली। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने गुजरावाला की तहसील कामुकी में बच्चों की निगरानी के हवाले से एक दिल दहला देने वाला वाकया देखा है जो वालिदैन के लिए सबक आमोज है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और 13 साला फातिर और उसकी बहन स्कूल से निकलकर अपने घर जा रहे थे। कल मैंने तुम्हारा काम करा था। ओ, कब? अच्छा, वो व्हाइट वाली हेड इस्त्री करी थी, पर वो तो मम्मा ने करी थी ना। नहीं, मैंने करी थी और आपने कहा था कि मैं तुम्हारा कल बस्ता उठाऊंगा। अच्छा, लाग लोमड़ी, तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती? दो अपना बैग। फातिर ने बहन का बस्ता भी कांधे पर टांग लिया और शदीद धूप गर्मी में वो आपस में लड़ते झगड़ते घर की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे कि एक पुख्ता उम्र का लड़का उन दोनों बहन भाइयों को दिलचस्पी से देख रहा था। अरे वाह, ये प्यारे बच्चे हैं। अपनी बहन का बैग भी उठाया हुआ है तुमने। तो अंकल, मैं भी तो काम करती हूँ भाई का। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? अंकल, आपको नाम से क्या करना है? यार, एक तो तुम ये अंकल अंकल बोलना तो बंद करो। इतने प्यारे बच्चे हो। उम्र क्या है तुम्हारी? 13 साल का हूँ, छोटी है मुझसे। तो यार 10-12 साल ही तो बड़ा हूँ, अंकल अंकल बोल रहे हो। चलो जल्दी से अपना नाम बताओ, वरना दोस्ती नहीं करूंगा। चलो भाई, अंकल पागल लग रहे हैं। अरे बाय बच्चों। दोनों भाई बहन जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। फातिर, मम्मा ने मना करा था ना किसी से बाहर दोस्ती करने के लिए। मैंने किससे दोस्ती कर ली? हाँ, यही कह रही थी। मेरे अंकल मुझे पागल लग रहे थे। तुम इन्हें पहले से जानते हो? अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता इन अंकल को, पर ये मम्मा को नहीं बताना कि कौन मिला था कौन नहीं मिला था, वरना हम दोनों की पिटाई हो जाएगी। हाँ, ये तो है। फातिर, अब अगर ये अंकल मिले तो इनसे बात नहीं करना। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। चलो जल्दी। वो अजनबी जो बच्चों को रास्ते में मिला था उसका नाम रजा था। किसी कारखाने में काम करता था और बच्चों के साथ शफकत से पेश आता था। इसे फातिर अच्छा लगा था और अब वो उसकी तलाश में रहता था। कुछ दिनों के बाद 13 साला फातिर, जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था, अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल से निकला ही था तो रजा ने फातिर का नाम लेकर उसे आवाज दी, जिस पर दोनों भाई बहन हैरान रह गए। अरे वाह फातिर, आज तो बड़े प्यारे लग रहे। ये लो, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊं, खाओ। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमारी मामा ने मना करा है और आपको तो हम जानते भी नहीं है। अंकल, आपको कैसे पता चला भाई का नाम? बेटा, भी आप बहुत छोटी हो, मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, यहीं सामने फैक्ट्री में काम करता हूँ। पकड़ो जल्दी, मुझे देर हो रही है, जल्दी पकड़ो। सही है, फिर मिलते हैं। अरे रजा दोनों बच्चों को जबरदस्ती आइसक्रीम थमाकर
वो उस दिन ना रजा भाई बोल रहे थे कि मैं तुम्हें उठा के गोल गोल घुमा सकता हूँ। तो फिर मुझे डर लग रहा था, मैं भागकर घर पर आ गई। क्यों? पता नहीं भाई, आप भी उनसे दोस्ती तोड़ दो। हाँ, मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे कि रजा भाई से दोस्ती नहीं रखो। अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी। फातिर ने रजा से मिलना जुलना बंद कर दिया था, जिस पर रजा अच्छा खासा परेशान था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फातिर अपने हमउम्र दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। फातिर ने शॉट लगाया तो गेंद रजा के कदमों में आ गई। रजा ने गेंद उठाई और सख्त लहजे में फातिर को आवाज दी। फातिर इधर आओ। मैं नहीं आ रहा, अभी बैटिंग कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी, इधर आओ। फातिर जमीन पर बल्ला पटक कर रजा के पास पहुंचा तो रजा ने फातिर के कान पकड़ लिए। देर से आवाज दे रहा हूँ। रजा भाई मेरा कान तो छोड़े। मना किया ना तुमको इनके साथ खेलने से, समझ नहीं आती तुम्हें? मैं अम्मी अब्बू से पूछ कर आया हूँ और उन्होंने बड़ों से बात करने का मना करा है। क्यों? तुमने उनको मेरे बारे में बताया तो नहीं? नहीं बताया। अच्छा, मेरा नाम तो नहीं बताया उनको? क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हो तुम? अरे रजा भाई मेरे कान तो छोड़े। तुम काम करो, तुम जाओ सीधा घर। रजा ने फातिर को कहर आलूद और धमकी आमेज निगाहों से देखा। फातिर खेल छोड़कर भाग गया और बच्चे उसे आवाज देते रह गए। यहाँ नजर आया ना तो थप्पड़ लगाऊंगा। चलो। मैं खेल रहा हूँ। ओ फातिर, ओ फातिर। अबे यार कितना चला के अपनी बैटिंग लेके भाग गया। अबे यार तू बोल कर। अबे तू अपनी जगह पे खड़ा हो ना। रजा की शख्सियत खासी तौर पर पुरसरार होती जा रही थी। वो फातिर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता था, लेकिन जब फातिर नामालूम वजूहात की बिना पर उससे दूर भागने लगा तो रजा पर मजीद दहशत तारी होने लगी। क्या ये कोई ऐसा राज था जिसे फातिर और रजा ही जानते थे, और रजा को खदशा हो रहा था कहीं फातिर इस राज का भांडा ना फोड़ते। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 13 साला फातिर एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। रजा ने उसे दूर से देखा तो दबे पांव उसका पीछा करने लगा और फिर करीब आकर उसे आवाज दी, जिस पर फातिर ने पलट कर पीछे देखा और खौफजदा हो गया। फातिर, फातिर मेरी बात सुनो। भाग क्यों रहे हो? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और आप उसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बोल रहा था, रुको। फातिर ने पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू किया और उसके बाद शब्बीर के कानों में एक फायर गूंजने की आवाज सुनाई दी। उस रोज रजा ने नामालूम वजूहात की बिना पर कमसिन तालिब इल्म को सरेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया था और गायब हो गया था। पुलिस ने तफ्तीश की तो 6 माह बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका कहना था कि वो फातिर को बुरी सोबत से रोकता था। कहना ना मानने पर उसने कत्ल कर दिया। ये है कुछ मनासिर। पुलिस ने तफ्तीश की तो 6 माह बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका कहना था कि वो फातिर को बुरी सोबत से रोकना चाहता था। कहना ना मानने पर उसने कत्ल कर दिया। ते मैं फातिर नाम का लड़का मेरा दोस्त सी, ठीक है, वो मेरी बड़ी गूढ़ी दोस्ती सी, ठीक है, ते लिहाजा वो गलत मुंडिया के नाल बहन दा पिया। उन्हें मैं 1-2 बार समझाया कि वो गलत काम करन दा पिया, ठीक है, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। लिहाजा मैं समझाया सी कि यह काम गलत है। फिर वो मैं उन्होंने राजा ने फैर मार देता। शब्बीर का कहना है कि कातिल का बयान गैर मंतकी है। इस केस की मजीद तफ्तीश की जरूरत है। सिटी कामोगी के इलाका में एक लड़का अली रजा उर्फ माजी शाह, इसने एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट फातिर दाऊद को दिन दिहाड़े स्कूल से आते हुए दस्ती पिस्टल से फायर मारकर कत्ल कर दिया था। पता चला कि ये अली रजा उर्फ माजी शाह जो है, ये उस लड़के को, इसका वो दोस्त था, बाद में वो किसी और के साथ दोस्ती कर बैठा था। इसको इस बात का रंज था, इसने उसे कत्ल किया और रूपोश हो गया, जिसको अब सर्टिफिकेट तरीकों से गिरफ्तार किया गया है। शब्बीर का ख्याल है कि मुबैना तौर पर रजा बच्चों से दोस्ती करके उन्हें बेरारवी के रास्ते पर डालने की कोशिश करता था, क्योंकि कमसिन मकतूल की बहन भी रजा से खौफजदा थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत और मुफलिसी में अगर बीमारी भी हमला आवर हो जाए तो इंसान टूट फूट जाता है। गरीब गुरबा के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत का फुकदान अपनी जगह तशवीशनाक है, और फिर किसी मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद की बेबसी कौन देख सकता है। रहीम यार खान में 2 बच्चों की माँ खून के सरतान में मुब्तला है और इलाज मुआवजे के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस घर को देखते ही बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस कदर गुर्बत होगी। ये एक दिहाड़ीदार मजदूर का घर है और एक दिन इस मजदूर को पता चला
कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मजदूर के घर वाले उसकी बीवी को, जो 2 बच्चों की मां है, लेकर अस्पताल की तरफ भागे और जब डॉक्टर ने समीना बीबी का मुआयना किया तो पता चला वो कैंसर जैसे मूजी मरज में मुब्तला थी। ये मनाजिर रहीम यार खान के हैं, जहां शेख जैद अस्पताल मौजूद है। तो समीना बीबी को एम्बुलेंस से उतारा गया तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। खुदा मालूम वो कब से बीमार थी। तबीयत अचानक खराब हुई तो समीना को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया हो। डॉक्टर ने समीना का मुआयना किया और फिर जब शब्बीर ने मरज से मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो ये कोई बहुत अच्छी और हौसला अफजा खबर नहीं थी। लिपोमा के तौर पर डायग्नोज हुई थी। ये ब्लड कैंसर की किस्म है और ये हमारे पास दवाई थी, इसकी स्टेज 3 थी। इसका हमने वही इलाज किया जो पूरी दुनिया में किया जाता है, जो स्टैंडर्ड इलाज है। और कीमोथेरेपी लगाई जिसके 6 कोर्स लगाए गए और उसके बाद ये 3 महीने ठीक रही, लेकिन अब इसकी बीमारी दोबारा से वापस आ गई है, जो कि काफ़ी शिद्दत के साथ वापस आई है। अब इसको मज़ीद अगली दवाइयों की ज़रूरत है, जिसके लिए इस मरीज के पास पैसे ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम इसको अभी दवाई लगाना चाहते हैं, लेकिन ये मरीज का ना सेहत कार्ड है ना इसका पैसे हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है, हमदर्दाना अपील है कि इसको इस दवाई के लिए पैसे फराहम करें ताकि अगली दवाई लगवा सके। और हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इस अगली दवाई लगने से अल्लाह इसके मरीज को शिफाए कामला नसीब फरमाए। दिहाड़ीदार मजदूर की बीवी समीना की 2 बेटियां हैं। बीमारी का पता चलने के बाद अब समीना ऐसी सोच में गुम रहती है कि उसके बाद बच्चियों का क्या होगा। ये है कैंसर की मरीजा समाना की बच्चियां। शब्बीर ने समीना को एम्बुलेंस में भी इंतहाई परेशान हाल देखा और जब समीना से बात हुई तो उसके दुख का मजीद अंदाजा हुआ। मैं इलाज चाहता था करवाउण दिया, मेरा इलाज करेंगे मैं इतने पैसे देना, मैं मजबूर थी गया, मेरा इलाज अधूरा रह गया, मेरा पैर मेहनत मजदूरी करेंगे, मेरा इलाज नहीं थी सकता। वो तो बाद मेरी बीमारी बढ़ गई है। हुकूमत की तरफों मेरा इलाज थिया वने, मेरा छोटा बेचैन पिया, मेरा हुने दे वास्ते कई सहारा करनी, एक मैं या मेरा घर वाला या सारी ते कोई आसरा करनी, कोई जहाजात करनी, कोई जमीन करनी, जैसा इतने जिम्मेदार कैंसर जरा सा इलाज करवा सके। शेख जैद अस्पताल शोबे कैंसर के डॉक्टर ने बताया था कि समीना का मरज 3रे स्टेज में है। इसका इलाज मुमकिन है, दवाएं बर वक्त इस्तेमाल की जाए, खुराक का ख्याल रखा जाए तो काफी बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर की गुफ्तगू एक बार फिर सुन लीजिए। इसकी अगले इलाज में भी टीके होते हैं, लेकिन वो 2nd नंबर पे आते हैं। जब बीमारी दोबारा आती है फिर वो 2nd नंबर वाले टीके लगाए जाते हैं। वो थोड़े से महंगे भी हैं, इसलिए हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इसकी मदद की जाए ताकि वो टीके इसको फ्री मिल जाए और हम इसको लगाकर शिफा के लिए कोशिश करें। शिफा तो ज़ाहिर रहेंगे, लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि समीना के मरज में इफाके के लिए डॉक्टर ने जो तजावीज़ दी हैं उन पर अमल करने के लिए अच्छी खासी रकम की भी ज़रूरत है। ये पैसे कहाँ से आएंगे? समीना महंगी दवाएं कहाँ से खरीदेगी? शौहर की यौमिया आमदनी बस गुजारे लायक ही है। और फिर मुनासिब ग़िज़ा, महंगाई के बढ़ते हुए तूफान में गैर मुनासिब ग़िज़ा भी मिल जाए तो गनीमत ही समझना चाहिए। मुनासिब ग़िज़ा का तसव्वुर तो अब ख्वाब जैसा ही होकर रह गया है। हमारे पास इलाज कराने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरा बहन भाई मेहनत मजदूरी करता है और हमारे लिए हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ कोई इमदाद करे। इसके लिए हमने जो कुछ भी था बेच दिया, ना हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली है, लिहाजा हमें हेल्प की ज़रूरत है। समीना के शौहर ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीवी के इलाज पर खर्च कर दी है। जब तक समीना का शौहर दवाएं खरीदने के काबिल था, समीना की हालत में बेहतरी भी आ रही थी, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। घर में फाका कशी की सूरत हाल है, ऐसे में दवाएं कहाँ से खरीदी जाएं? शब्बीर ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि समीना के इलाज मालजे के लिए कोई कदम उठाया जाए ताकि समीना की हालत में बेहतरी आ सके और उसका साया अपने बच्चों के सरों पर सलामत रह सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे
ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।